हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विथ स्नेहा में। तो आज हम करने वाले हैं 6 क्लास की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर और कल हम करेंगे 6 क्लास के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू। तो कल आना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो देखिए, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हम पढ़ेंगे धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने? भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व के धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी कि धातु शोधन की जानकारी थी। तो उन्हें किस चीज़ की जानकारी थी? तांबा कैसे बनता है, इस चीज़ की उनको जानकारी बहुत अच्छे से थी। ठीक है, उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया। किसने? हड़प्पावासी ने। तो फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कांसा का प्रयोग किस समय पर हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पा काल में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ है। और एक बात और कि हड़प्पा काल को ही हम क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे बोलते हैं, तो हड़प्पा काल को हम बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। और हड़प्पा काल को हम कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय पर इन्होंने किसी से खोज किया? कांसा। ठीक है, इन्होंने किसका प्रयोग किया? कांसे का। इसलिए पहली बार कांसे का प्रयोग किया, इसलिए इस सभ्यता को क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे लौह युग क्या है। लौह युग यानी कि वैदिक काल। वैदिक काल में भी फ्रेंड्स कौन सा काल? वैदिक काल। वैदिक काल में भी कौन सा? उत्तर वैदिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर किसकी बात हो रही है? उत्तर वैदिक काल की। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। आइए देखते हैं किस प्रकार के लोहे का निर्माण होता था भारत में। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे लौह स्तंभ को। और लोहे का सबसे एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है ये लौह स्तंभ, जो कि महरौली का है। महरौली का लौह स्तंभ जो इस समय दिल्ली में स्थित है। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। तो महरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। और अगर ये पूछता है कि किस परिसर पे स्थित है, तो ये इसका आंसर होगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है। कितनी है इसकी ऊंचाई? देखिए, ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि जो महरौली का लौह स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है, वो कितना भारी है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाता है। तो ये कुछ वैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो बच्चा अक्सर रद्द कर देता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर। इसका वजन कितना है? 3 टन से भी ज़्यादा है। कितना है? 3 टन से भी ज़्यादा है इसका वजन। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। तो देखिए, अगर पूछता है कि लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था, तो 1500 साल पहले हुआ था। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7.2 मीटर है। और इसका वजन कितना है? तो 3 टन से अधिक है। ये आपको ध्यान रखना है, एकदम रट लेना है। इसके बनने का समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। तो इसके बनने की जो जानकारी है इसी अभिलेख में ही लिखा हुआ है, तो हमें वहां से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। हमने अध्याय 10 में उनका नाम पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, जो ये चंद्र नाम है ना, तो इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या नाम था फ्रेंड्स इनका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ओके, आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये वाकई आश्चर्य की बात है कि इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। इतनी बारिश, धूप, तूफान सब होने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये किस चीज को दर्शाता है? पूरे विश्व में सबसे अच्छे धातु विज्ञान को, कि हमारे यहाँ की धातु विज्ञान कितनी बढ़िया थी।
ये सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। उससे पहले हम देखेंगे जितना हमने पढ़ा है उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो ये रहा क्वेश्चन, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स हमने अभी अभी पढ़ा है, कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ये ध्यान रखिएगा, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, इन सारे स्तूपों में एक समानता है, ध्यान रखिएगा। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। अब ये डिब्बा बड़े काम की चीज है, ध्यान रखिएगा इसको। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष मिलेंगे आपको, जैसे दांत हो गया, हड्डी हो गई, राख हो गई, ये उनके शरीर के अवशेष हो गए। या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज, कोई कीमती पत्थर हो सकता है अथवा सिक्के। ठीक है, अब उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई चीज, मतलब अगर वो उस वक्त किस चीज का प्रयोग करते थे, उनकी याद में रखा गया कोई सामान, इसे क्या बोलते हैं? धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। तो जो पहले स्टार्ट हुआ वो क्या था? धातु मंजूषा, मिट्टी के ऊपर रखा टीला होता था। ठीक है, बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया। पहले मिट्टी आई, फिर देखिए यहाँ पर ईंट आया। ठीक है, किसे ढका गया? ईंटों से ढक दिया गया। और बाद के काल में उस गुम्बदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो पहले क्या आया? धातु मंजूषा को पहले किस में रखा गया? मिट्टी के टीला, फिर ईंटों में, और फिर उसे तराशते हुए पत्थरों में रखा। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। जैसे समझिए, ये एक स्तूप हो गया आपका। ठीक है, सपोज अब इसके चारों ओर क्या बन जाएगा? ऐसे वृत्ताकार, मतलब ये वृत्ताकार नहीं बना है, पर आप समझ लीजिए वृत्ताकार पथ बन गया। ठीक है, मतलब पथ मतलब होता है चलने का रास्ता। ओके, जिसे क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। तो अभी इसी रास्ते पे क्या लग गई? रेलिंग लग गई। क्या लग गई फ्रेंड्स? इस पे लग गई है रेलिंग, ध्यान रखिएगा, ये लग गई रेलिंग। ओके, अब इस रेलिंग को हम क्या बोलेंगे? जो रेलिंग लग गई चारों ओर इसके, तो रेलिंग को हम बोलेंगे वेदिका। तो अब ये रेलिंग क्या है? इस रेलिंग को हम कह रहे हैं वेदिका। ठीक है, तो पहले जो ये वृत्ताकार पथ बना उसको हमने क्या कहा? प्रदक्षिणा पथ कहा। अब इसके ऊपर जो रेलिंग लग गई इसको क्या हम बोल रहे हैं? वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। अब इस वेदिका में जगह जगह ऐसे, मतलब कुछ दूरी पर ऐसे प्रवेश द्वार आपको मिलेंगे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो जो रेलिंग है, जो रेलिंग और जो तोरण होते थे वो क्या होते थे? कि मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों मतलब मूर्तिकला से बनाया गया, उभारा गया। ठीक है, उसमें विभिन्न प्रकार की कारीगरी की हुई होती थी। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अमरावती को ढूंढो। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा अमरावती। ओके, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। ओके, ध्यान रखिएगा। और आइए अब हम देखते हैं अमरावती का स्तूप, क्योंकि अमरावती किस लिए फेमस था ये जानना हमारे जरूरी है। तो आइए, अमरावती फेमस था अपने स्तूप के लिए, तो हम देखते हैं अमरावती का स्तूप। तो ये देखिए, ये है अमरावती का स्तूप। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। अमरावती में कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, जो हमने देखा है, हमको वो भी खंडित मिला है। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। हमने उसका एक शिला का नमूना देखा है। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। ठीक है, गर्भगृह में क्या? जहां भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं।
इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे क्या कहते हैं, शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यहाँ एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। आइए अब देखते हैं। देखिए जो ये जगह है ना, ये वाला, ठीक है, एक मिनट, जो ये पॉइंट है ना फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट है, इसे हम क्या बोले, ये है शिखर, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे जो है ना, वो है भगवान का गर्भगृह, जहाँ भगवान का स्थापना होती है या फिर जहाँ भगवान विराजमान होते हैं। और इसके बाद अब जहाँ पे यहाँ पे जो मंडप नाम की जगह है, ठीक है, तो मंडप क्या हो गया, मान लीजिए ये मंदिर हो गया या फिर ये मंदिर हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसके जस्ट नीचे भगवान आपको मिलेंगे, ठीक है, जो ये शिखर है ना, इसके जस्ट नीचे। अब मंडप जैसे मान लीजिए बरामदा नुमा एक, ये ऐसा देखिए, मान लीजिए ये मंदिर हो गया, ये इसकी चोटी हो गई, तो यहाँ पर जस्ट नीचे भगवान विराजमान होंगे इस जगह पर, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पूरा स्थान है ना, ये पूरा स्थान, ये पूरा स्थान, ये पूरा जो प्रांगण है, ये प्रांगण क्या कहलाएगा, यहाँ पे जहाँ पे व्यक्ति इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये है मंडप जहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये वाला स्थान क्या है, गर्भगृह है भगवान का। और ये क्या है, ये है शिखर। महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढो। तो फ्रेंड्स ये है महाबलीपुरम, और ये है एहोल। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। आइए देखते हैं। बाएं ऊपर देखिए, जो ये है उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। तो ये किस गांव का है, भीतरगांव का मंदिर है। अब ये दाएं साइड जो ऊपर बना हुआ है, ये है महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकास्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं ऐसे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनते हैं ऐसे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इनकी सूची बनाओ। अब देखते हैं दाएं साइड जो बना हुआ है, एहोल का दुर्गा मंदिर है। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए। अब हम जानेंगे स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। तो जैसे हम आज अपने घर का नक्शा बनवाते हैं, उसी प्रकार सेम टू सेम पहले ऐसे मंदिरों का नक्शा बनता था। कैसे, किस जगह पर, हर चीज़ प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होती थी। अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है उड़ीसा का जैन मठ। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी की खोद कर देखिए ये है उड़ीसा का जैन मठ। इसमें क्या है, इसमें 2 खंड की ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये कैसा बना है, इसमें पहाड़ों को खोद करके बनाया गया है और इसके अंदर काफ़ी अंधेला होता था, इसलिए मसाल जलाकर इसमें चित्रकारी की गई है। और देखिए यहाँ पर हर जगह आपको प्रवेश द्वार दिखेंगे, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, ध्यान लगाते थे अपना, ठीक है। यहाँ बैठ करके वो अपना ध्यान लगाते थे। अब देखिए ये है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र।
ये है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। तो मतलब जो भी भक्त मंदिर में आते थे वो अपने साथ उपहार लेके आते थे अपनी श्रद्धा अकॉर्डिंग। जैसे हम आज मंदिर जाते हैं तो अपनी श्रद्धा अकॉर्डिंग दान करते हैं, उसी तरह पहले भी ये प्रचलन थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसने दिया था तोरण को बनाने का खर्च? जो वहां के क्या थे? श्रमिक थे। ठीक है, कैफे श्रमिक जो हाथी दांत का काम करते थे। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी आते थे। पैसे कौन देगा? व्यापारी देंगे। कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे। मतलब जो भी व्यक्ति जिस योग्य था, जिसका जो कार्य था, उस अकॉर्डिंग लोग दान पुण्य करते थे, जिसके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। आज भी इनके नाम हमें खंभों पर, रेलिंगों पर और दीवारों पर मिल जाते हैं। इसीलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। तो अब से आप लोग जब भी जाइएगा तो इस चीज को जरूर नोटिस करिएगा। अब हम देखेंगे चित्रकला। तो देखिए अजंता को ढूंढो। आइए देखते हैं। मोस्ट फेमस जगह अजंता ये रही। यह वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। यहाँ कई गुफाएं खोदी गई हैं। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। तो यहाँ पर अजंता पे सबसे अधिक क्या बनाया गया है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनाए गए हैं। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। तो ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफाओं में जो भी चित्रकारी हुई है उसको बने हुए 1500 साल हो गए हैं, तब भी उसकी चित्रकारी में जो भी रंग का प्रयोग किया गया है वो आज भी चमकदार है, उसका रंग फीका नहीं पड़ा है। अब ये रंग बने कैसे थे? ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। किससे? पौधों से और खनिजों से। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो मतलब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जिसने जो भी दान दिया उसको बनाने में उनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन जब अजंता की गुफा को किसने बनाया है, उन महान कलाकारों का नाम जो है अज्ञात है। हमको नहीं पता है कि अजंता की गुफाओं को किसने बनाया है। देखिए कितनी सुंदर चित्रकारी है, ये देखिए। अब देखते हैं कुछ प्रश्न। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बताइए आप लोग मुझे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता है। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। या फिर डी, प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सही नहीं है। तो देखिए जो ये धातु मंजूषा था वो सजावट के लिए नहीं था, इसीलिए क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था। दूसरा है मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी, यह एक सभागार होता था जहां लोग एकत्र होते थे। तीसरा है गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। तो अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। बताइए फ्रेंड्स कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप नहीं था फ्रेंड्स। ठीक है, क्या था? गर्भगृह था। गर्भगृह था। मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी, यह एक सभागार होता था। नहीं, मंदिरों में गर्भगृह नाम की जगह थी, मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। तो ये यहाँ पे गर्भगृह ना होकर क्या हो जाएगा?
मंडप हो जाएगा, जहाँ सभागार जहाँ लोग एकत्र होते थे। गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे क्या कहते हैं, शिखर। ये एकदम सही है। अब हम देखेंगे पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। किसने सिलप्पदिकारम की रचना किसने की थी? इलांगो नामक कवि ने की थी। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था तथा अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनंगी पुहार छोड़कर मधुर चले गए, वहां पान राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे क्या दिया? प्राण दंड दे दिया। कनंगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर दिया। अब यहाँ पर कनंगी का जो रो रही है, जो उसे वो कह रही है अपने पति से रो करके, वो सारी बातें हैं, हमारे किसी काम की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई, क्या नाम है इसका? मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? सत्यनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुम अध्याय 10 में हमने पढ़ा है, संस्कृत में लिखते हैं। तो कालिदास ने किस लैंग्वेज में लिखा है? संस्कृत में। मेघदूत का एक श्लोक, यहाँ पे कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है ना मेघदूत, उसका एक श्लोक दिया है जो हमारे किसी काम का नहीं है। अपनी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। तो पुराणों में क्या दिया गया है? देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। तो पुराणों में संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। तो पुराण कैसे लिखे गए हैं? संस्कृत श्लोक में, सरल संस्कृत में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों को स्त्रियां तथा शूद्र भी सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। तो पुराणों का पाठ कहाँ होता? मंदिरों में होता था। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। तो किसे किसे? पुराणों को और महाभारत को किसने संकलित किया है? व्यास ने संकलित किया है। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, जिसके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्रसिद्ध और प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी हैं। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है, ये आप पता करिएगा। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, अब इनको देखते हैं।
आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को लिखते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। किस रूप में? जातक की कहानियां हो गई, पंचतंत्र की कहानियां हो गई। हमने देखा है कि इनको हमने पढ़ा भी है अपने सब्जेक्ट में, सिलेबस में। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। जातक कथाएं कहाँ मिलती हैं हमको? स्तूपों की रेलिंगों में और अजंता की चित्रों में। अब यहां पर एक कहानी दी गई है जो हमारे किसी मतलब की नहीं है। अब देखते हैं विज्ञान की पुस्तकें। हमारे पास विज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया? इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। तो देखिए पीटी का फिर एक फैक्ट मिल गया। आर्यभट्टियम पुस्तक किसने लिखी? तो आर्यभट्ट ने लिखी है। इसमें क्या है? तो खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। ये कौन थे? ये गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, कौन? आर्यभट्ट। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। इन्होंने ये सब किस में लिखा है? आर्यभट्टियम में। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की, इनके बारे में और पता लगाएं। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। तो शून्य किसकी देन है? तो अपने भारत की। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। तो रोम के निवासी क्या करते थे? रोम के निवासी गिनती का प्रयोग बिना शून्य के करते थे। अब देखते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पहले चरक, प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी के थे ये, और दूसरे थे सुश्रुत, चौथी शताब्दी ईस्वी के थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता, तो चरक किसने लिखी है? चरक संहिता किसने लिखी है? तो चरक ने लिखी है। चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। चरक संहिता में क्या है? औषधि शास्त्र। ठीक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो सुश्रुत ने किस बारे में लिखा है? शल्य चिकित्सा के बारे में, शल्य चिकित्सा के बारे में। और चरक ने किस में लिखा है? औषधि शास्त्र के बारे में। ध्यान रखिएगा, दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे यहाँ पे कितने ही ज्यादा महान खोजी थे, कितने बड़े गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। कौन? आर्यभट्ट। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इन्होंने उस समय बताया था दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने कैसे होते हैं, जब कोई नहीं जानता था पूरी दुनिया में। तो इस पूरे फैक्ट को क्या करना है फ्रेंड्स? आपको लर्न करके रखना है। इनके दोनों फैक्ट्स को आपको लर्न करना है, इस फैक्ट को आपको लर्न करना है। ये आपके पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अन्य तथ्य जानते हैं हम। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। किस व्यक्ति ने किया था? क्या नाम था इनका? काई लून। क्या नाम था? काई लून। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर गुलदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस गुलदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को क्या करते हैं? अपनाते हैं। कागज बनाने की तकनीकी को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। कब पहुंची कोरिया? 1400 साल पहले। और इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप में, फिर अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। प्राचीन भारत की पांडुलिपियां किस चीज पर तैयार की जाती थी?
फ्रेंड्स ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस चीज़ में रेडी होती थी। आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो। आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। ऑप्शन सी, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। ऑप्शन डी, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को सुन सकते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है? पहला व्यास, बी उग्रश्रवा, सी लोमहर्ष या फिर ऑप्शन डी मखंग। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए ज्योतिष विज्ञान, बी खगोल विज्ञान या फिर सी मतलब तीसरा ऑप्शन गणित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों से संबंधित है, क्योंकि ज्योतिष भी थे, खगोल विज्ञान के ज्ञाता भी थे और गणित के तो ज्ञाता थे ही थे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर डी। शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। तो बताइए ए 1, 2 और 3 में से कौन सा सही है? ध्यान से पढ़िए और बताइए, इसका उत्तर दीजिए मुझे, क्या सही है इसमें से। तो इसका सही ऑप्शन आप बताइए, केवल ए है केवल 1, बी 1 और 3 दोनों, या फिर सी 2 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3 तीनों। तो इसका सही आंसर है 1 और 3 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहां हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अरब, ऑप्शन डी यूरोप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। एक को सूची 2 से मिलान करना है, तो ये सारे काव्य को किस रचनाकार ने लिखा है हमको ये देखना है। आइए देखते हैं। सिलप्पाधिकारम इसे किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो हमने पढ़ा था, इसे लिखा है इलांगो ने। मणिमेखलाई किसने लिखा है? तो इसे लिखा है शीतलय सत्यनार ने, अपन ने पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान आ रहा है। मेघदूतम हमने पढ़ा था, किसने लिखा है इसे? कालिदास ने लिखा है। और रामायण किसने लिखी है फ्रेंड्स? तो रामायण लिखी है वाल्मीकि ने। तो इसका सही आंसर क्या बनता है? ऑप्शन सी। आइए अब देखते हैं कुछ उपयोगी शब्द जो हमने अभी तक पढ़े हैं। स्तूप किसे कहते हैं आपको पता हो गया होगा। मंदिर क्या है? चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान, ये सब हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले। लौह स्तंभ, भितरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, सब हमने कितने साल पहले पढ़ा है? 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो पहला क्या है? निम्नलिखित का सुमेल करो। स्तूप, शिखर, मंडप, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पद। प्रदक्षिणा पद। अब बताइए स्तूप क्या है? तो आप सबको पता है स्तूप क्या है फ्रेंड्स? स्तूप है एक टीला, ठीक है। शिखर क्या है? शिखर हम किसे क्या बोलते थे? शिखर है आपका गर्भगृह के ऊपर लंबाई में जो निर्माण था ना, ऐसे अपन ने देखा था ना कि मंदिर के ऊपर जस्ट गुम्बद नुमा आकृति, ये क्या था? शिखर है। और मंडप क्या था? मंडप था मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। अब गर्भगृह क्या था? देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह जहां भगवान विराजमान होते थे। अब आता है प्रदक्षिणा पथ। तो ऑब्वियस है ये क्या है? स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ। अब आगे बढ़ते हैं। खाली जगह को भरो। कौन एक बड़े गणितज्ञ थे? तो कौन थे? आर्यभट्ट। किस में देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं? तो किस में मिलती हैं हमको? हमने अभी पढ़ा था पुराणों में, ठीक है।
किसको संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है? तो किसको? वाल्मीकि जी को। हमने पढ़ा था ना फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें कौन होगा, किस लेखक को और किसको, दो तमिल मतलब किन दो लेखकों को तमिल महाकाव्य किसने लिखी है? तो कौन कौन थे आपको याद आ रहा है? तमिल महाकाव्य किसने लिखी है? कौन थे दो लेखक? तो पहले कौन से थे हमारे, आप लोगों का याद हो तो कौन थे? सिलप्पदिकारम। कौन थे? सिलप्पदिकारम। तो ओके, सिलप्पदिकारम ये हमारे पहले थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था। और दूसरे थे मणिमेखलई। कौन थे? मणिमेखलई। ठीक है फ्रेंड्स, मणिमेखलई। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या बोल, धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाओ। धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है उन्हें दिखाया गया है या उन्हें दिखाया गया है। तो हमने धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा की थी? आप लोगों को कुछ याद आ रहा है या फिर किस लेसन में हमने करी थी? ये याद आ रहा? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो हमने किया था, मैं सिर्फ धातु बताऊंगी, चैप्टर आप लोग बताइएगा मुझे। तो तांबा, ठीक है, हमने तांबा का प्रयोग पढ़ा था ना फ्रेंड्स। तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, लोहा हो गया। हमने इतना अभी तक पढ़ा है। अब आप मुझे बताएंगे किस चैप्टर पे, ठीक है। पृष्ठ 122 पर लिखी कहानी को पढ़ो। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 5 और अध्याय 10 में पढ़ा है उनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न या समान था? तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और भी जानकारी इकट्ठा कर किसी महाकाव्य से एक कहानी सुनाओ। ये आप लोग कर लीजिएगा। इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों, विकलांग के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझावों की एक सूची बनाओ। अब आप लोग देखते ही हो बड़े बड़े शहरों में कैसे विकलांगों के लिए कैसे उनके योग्य चीज़ों को बनाया जाए। तो आप लोग इसका सुझाव दे सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सब आपके करने योग्य चीज़ें हैं, मेरे बताने लायक कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।